वीडियो शिक्षण की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज जिस विषय बिंदु पर हम बृहद चर्चा प्रस्तुत करने के लिए हम उपस्थित हैं उसका शीर्षक है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के विभिन्न उपागम, डिफरेंट अप्रोच फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। यानी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु किन किन अप्रोच की उपागम की आवश्यकता होती है और ये उपागम हैं क्या शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए, उनके बारे में हम बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण का काम जो है इतना आसान नहीं है। ये जो काम है प्रायः प्रभावशाली व्यक्तियों की इच्छा, उनके अनुभव तथा उनके जो अनुमान हैं उनके आधार पर किया जाता था, लेकिन यह सर्वथा उचित नहीं माना जा सकता है। अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण की बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत पर्याप्त संख्या में संग्रहित घटकों का विश्लेषण किया जाता है। उनमें से जितने उपयुक्त घटक हैं उनका चयन करके शैक्षिक महत्व के दृष्टिकोण से उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उन्हें शैक्षिक उद्देश्यों के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है काफ़ी श्रम साध्य है, जटिल भी है। इसके अंतर्गत बहुत अधिक गवेषणापूर्ण, खोजपूर्ण, प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं या फिर कार्य की आवश्यकता भी होती है। इसमें वैज्ञानिक एवं तार्किक दोनों प्रकार के कार्य करने होते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड ए क्रग महोदय ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग में शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु 4 विभिन्न उपागमों के बारे में चर्चा प्रस्तुत करते हैं, उल्लेख करते हैं। उसमें पहला उपागम है प्रबुद्ध एवं रुचि संपन्न व्यक्तियों का अभिमत संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड इंटरेस्टेड पीपल्स। यानी विभिन्न वार्ताओं एवं परिचर्चाओं के आयोजन के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है और इस कार्य के संपन्न होने में प्रबुद्ध व्यक्तियों का जो अनुभव है, अनुमान है, उसको इस उपागम के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। इसके मौखिक एवं लिखित दोनों ही रूप हो सकते हैं। क्रग महोदय ने इसकी सफलता के लिए 3 पूर्व स्थितियों को आवश्यक माना है। ये पूर्व स्थिति क्या है? पहला है पर्याप्त उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा। दूसरा है जिन लोगों ने पाठ्यक्रम के क्षेत्रों में पर्याप्त कार्य किए हों उनका अधिक से अधिक संभागी होना। यानी पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में जो लोग काम कर चुके हैं वो अनुभवी होंगे और शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु
उनका वो अनुभव यहाँ बहुत ही काम आएगा। शैक्षिक उद्देश्यों तथा विद्यालयों में अपनाए जाने वाले क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंध का समुचित ज्ञान, ये एडवर्ड ए क्रग महोदय ने पूर्व स्थिति के बारे में बताया है कि प्रबुद्ध व्यक्तियों का जो अभिमत है, जो उनका अनुभव है, उनका जो मत है, जो उनका विचार है, उनको संग्रहित करने के पहले ये 3 तरह की पूर्व स्थितियां जो है अत्यंत आवश्यक है, जिनमें पहला था उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, दूसरा था पाठ्यक्रम के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर चुके हैं उनका सहभागी होना, तीसरा शैक्षिक उद्देश्यों तथा विद्यालयों में अपनाए जाने वाले क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंध। मान लीजिए शैक्षिक उद्देश्यों का तो निर्धारण हो गया और उनको प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं, जब तक इन दोनों के बैलेंस का समुचित ज्ञान नहीं होगा, उसका जो परिणाम होगा, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के समय जिस विचार की आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण विचार बिना दोनों के तारतम्यता के अनुभव का नहीं हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रबुद्ध व्यक्तियों के विचारों के संग्रह। पहला उपागम, प्रबुद्ध एवं रुचि संपन्न व्यक्तियों का अभिमत संग्रह, यानी इनके विचार को संग्रहित हम तभी कर सकते हैं जब हम परिचर्चाओं का आयोजन करेंगे। तो इन परिचर्चाओं में जो प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित होंगे और अपने परिचर्चा के माध्यम से जो महत्वपूर्ण विचार रखेंगे उनको संग्रहित करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के पहले उपागम के रूप में। तो हम देख रहे हैं कि एडवर्ड ए क्रग महोदय ने इस परिचर्चा के पूर्व जो 3 स्थितियां हैं उसके बारे में बताया। अब देखिए, इन उपर्युक्त अनिवार्यताओं के अभाव में उत्पन्न कठिनाइयों से निपटने के लिए क्रग महोदय ने कुछ और सुझाव दिए हैं, उसको हम बारी बारी से देखते जाएंगे। चर्चा के लिए एकत्रित समूह को अभिप्रेरित करने के लिए प्रारंभ में कुछ वार्ताओं, फिल्म प्रदर्शनों आदि का आयोजन किया जाना। अभिप्रेरित करने के लिए बिल्कुल, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का जो निर्धारण है वह विशिष्ट ढंग से किस प्रकार हो, इस हेतु वार्ताओं के माध्यम से, फिल्म प्रदर्शनियों के माध्यम से अभिप्रेरित किया जाता है। दूसरा है, संभागियों को आमंत्रित करते समय कुछ उपयोगी पुस्तकों, लेखों आदि का अध्ययन करके आने का सुझाव दिया जाए, जिससे उनके अभिमत को ठोस आधार मिल सके। ये हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं कि किसी भी विषय पर अगर हम अपने विचार रखने जा रहे हैं तो उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का एक बार हम जानकारी फिर से उसको पढ़ लें, देख लें, जानकारी को दोबारा तरोताज़ा कर लें, तो अब वहाँ उस विषय पर अपना विचार प्रभावी ढंग से रख पाता है व्यक्ति।
जैसे हमारे छात्राध्यापक गण हैं, तो किसी भी जब विषय बिंदु को पढ़ाने जाते हैं, वो एक निश्चय ही उस विषय बिंदु को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। किसी भी प्रकरण की जानकारी उन्हें स्पष्ट रूप से है, लेकिन क्लास में पढ़ाने से पहले जब उसका वो लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस प्रकरण हेतु रिफ्रेश हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार पहला अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वह है प्रबुद्ध एवं रुचि संपन्न व्यक्तियों का अभिमत संग्रह, यानी प्रबुद्ध व्यक्तियों का विचार हम इकट्ठा करेंगे। किसके लिए? शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए। तो अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये अप्रोच है, उपागम है। अब हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत आते हैं, उस तीसरे बिंदु के अंतर्गत आते हैं। संभागियों को उनके द्वारा प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित कुछ अनुभव जनित उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुभव आधारित परिचर्चा बहुत ही प्रभावी ढंग की होती है, और उसका जो परिणाम आता है वह स्थायी होता है। एडवर्ड ए क्रग महोदय ने इन 4 अप्रोच की चर्चा करते हुए, उपागमों की चर्चा करते हुए दूसरे उपागम के बारे में चर्चा की है, और उन्होंने इसके अंतर्गत शामिल किया है आधारभूत क्षेत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बेसिक फील्ड्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए आधारभूत क्षेत्र क्या है, उनका एक स्टडी। तो देखिए हम इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए जो परिचर्चा में व्यक्ति सम्मिलित हैं, या फिर जो इसके निर्धारण का कार्य कर रहे हैं, एक समूह, एक दल, उनको इसके आधारभूत क्षेत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विषय जो हैं शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु ये इसके आधारभूत क्षेत्र हैं। एक्चुअली प्रत्येक संभागी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह सभी क्षेत्रों का सम्यक ज्ञाता हो, परंतु इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर लेना उपयुक्त हो सकता है। इसलिए वार्ताओं, अध्ययन दलों आदि की जो व्यवस्था की जाती है, उनमें शामिल व्यक्तियों से हम इन अलग अलग क्षेत्रों का जो समस्या है, इन सभी समस्याओं का सम्यक अध्ययन कर लेने से शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। इसी क्रम में क्रग महोदय ने तीसरे उपागम के अंतर्गत कहा है व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ब्रॉडर फील्ड्स। इससे पहले था आधारभूत क्षेत्रों का अध्ययन दूसरे उपागम के अंतर्गत, और तीसरे उपागम के अंतर्गत है व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण। इस उपागम के अंतर्गत प्रारंभ में उद्देश्यों के व्यापक क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसको आधार मानकर कार्य आरंभ किया जाता है।
इसके अंतर्गत विद्यालयों में अपनाए जाने वाले क्रियाकलापों के संदर्भ में इस सूची का विश्लेषण करके उद्देश्यों को अंतिम रूप दिया जाता है। स्टेनले महोदय ने अपनी प्रस्तुत सूची भी इसी उपागम के आधार पर दिया है। यह उपागम समय साध्य अवश्य है, किंतु इसके अनंत लाभ हैं। ये हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी देखते हैं कि जिन बातों को हमने सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है और जब हम उसको प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन में लाते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है और वह ज़्यादा स्थायी भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार शिक्षा देने और प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह हमारा विद्यालय ही है। तो शैक्षिक उद्देश्य और उनका निर्धारण और उनके निर्धारण के उपागम, ये सारी बातें विद्यालय से ही संबंधित हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने से लेकर शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण और उनके निर्धारण के जो उपागम है, इस क्रम में विद्यालय में घटित होने वाली घटनाएं या मूर्त रूप प्रदान की जाने वाली क्रियाएं, ये जो है अत्यंत उपयोगी हैं। इसलिए स्टेनले महोदय ने इन्हीं अनुभवों के आधार पर अपनी सूची प्रस्तुत की है। अब व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण किस प्रकार लाभकारी है, उसको क्रग महोदय ने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। अन्य पूर्व वर्णित उपागमों की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वे छोटे वर्गों में ही अपनाए जा सकते हैं, जिससे वे निष्कर्षों को आवश्यक व्यापक आधार नहीं दे पाते हैं। प्रस्तुत उपागम संपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा है, इस उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों को एक ओर विद्यालयी क्रियाकलापों तथा दूसरी ओर दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान से सीधे रूप में संबंध किया जा सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ क्रग महोदय द्वारा प्रस्तावित तीसरे उपागम की, जिसका नाम है व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण। और उससे पहले उन्होंने कहा था आधारभूत क्षेत्रों का अध्ययन। तो व्यापक में वो आधारभूत अध्ययन का क्षेत्र भी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यालय क्रियाकलाप और दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन सबको सीधे रूप में जोड़ दिया जाता है। यद्यपि उद्देश्यों के व्यापक क्षेत्र प्रायः स्पष्ट होते हैं, किंतु पूर्व वर्णित उपागमों में उन्हें खोजने की कृत्रिम प्रक्रिया अपनाई जाती है। व्यापक क्षेत्रों की सूची पर आधारित होने से इस उपागम में शक्ति और समय का अपव्यय बच जाता है। व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण उपागम पूर्णतः प्रत्यक्ष एवं अस्पष्ट है, जिससे यह अधिक रुचिकर भी है। अब देखिए, हम बात करेंगे समस्या आधारित उपागम। ये क्रग महोदय द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ चौथा उपागम है। इसके अंतर्गत क्रग महोदय कहते हैं
व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण जो हमारा तीसरा उपागम है, वह जो सूची प्रस्तुत करता है वह निसंदेह उपयोगी है और व्यवहारिक भी है, लेकिन इस सूची की एक अपनी सीमा है। तो समस्या आधारित उपागम में अनुभूत आवश्यकताओं के स्थान पर अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होना है। अनुमानित बात की अनुभूत बात से संगति बैठाना आवश्यक नहीं है। स्टेनले महोदय द्वारा प्रस्तावित सूची की भी इसी आधार पर आलोचना की गई है, परंतु पूर्व वर्णित उपागमों की सीमा को देखते हुए समस्या आधारित उपागम को अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रारंभ प्रस्तुत समस्याओं को लेकर किया जाता है। जो समस्या सामने आती है उसका विश्लेषण करके ऐसे उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है जो उसका समाधान कर सके। यह उपागम निर्णय लेने, मूल्यांकन करने तथा शैक्षिक परिवर्तनों को निर्देशित करने के सिद्धांत पर आधारित है। समस्या जितनी अधिक विवादास्पद होती है, उनका विश्लेषण, विवेचन एवं अवबोधन के लिए उतना ही अच्छा आधार प्रदान करता है। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण को लिया जा सकता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में उसके पुस्तकालय को विकसित करने तथा उसका सदुपयोग करने की समस्या है। इस समस्या का समाधान ढूंढना ही प्रमुख उद्देश्य है, किंतु प्रमुख उद्देश्य पर विचार करना प्रारंभ करते ही अनेक प्रश्न उपस्थित होंगे और ये जो प्रश्न है हमारे सामने इस प्रकार होंगे। क्या विद्यालय अपने छात्रों को अवकाश का सदुपयोग कराने के उद्देश्य से पुस्तकालय को प्रयुक्त करना चाहता है? क्या विद्यालय छात्रों से पत्र पत्रिकाओं का सदुपयोग कराना चाहता है? क्या विद्यालय छात्रों को विभिन्न प्रकार के संदर्भ साहित्य से परिचित कराना चाहता है? किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा उपयुक्त रहेगी? और अगला प्रश्न है, पुस्तकालय को कक्षा की क्रियाओं से कैसे संबद्ध किया जाए, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के जो तमाम प्रश्न होंगे हमारे सामने होंगे। तो इस कार्य में जिन प्रमुख तरीकों तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार है। कार्य विश्लेषण विधि, बिल्कुल सही बात है भाई कि जब समस्या सामने है तो सबसे पहले हम उसका विश्लेषण करेंगे। टास्क ऑफ जॉब एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट, घटना अध्ययन विधि, इंसिडेंट स्टडी मेथड। तीसरा है सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। चौथा है अभिमत अध्ययन विधि, ओपिनियन स्टडी मेथड, कि संबंधित समस्या से अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों का क्या विचार है, इसका एक लंबा स्टडी करना। नेक्स्ट है नैदानिक विधि, डायग्नोस्टिक्स मेथड। नंबर 6 है जीवन अध्यापन विधि, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विश्लेषण विधि, करिकुलम
एनालिसिस मेथड, क्योंकि करिकुलम के अंतर्गत विद्यालय चारदीवारी के अंतर्गत संपन्न होने वाली सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, इसलिए ये पुस्तकालय से संबंधित जो समस्या है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए इसके लिए महत्वपूर्ण विधि है पाठ्यक्रम विश्लेषण विधि। इस विधि का भी हम इस समस्या के निराकरण में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, और नेक्स्ट है सम्मेलन विधि, कॉन्फ्रेंस मेथड। यानी इस चौथे उपागम समस्या आधारित उपागम के अंतर्गत किसी भी समस्या के निदान के लिए हम इन तमाम विधियों का उपयोग भलीभांति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।